नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं खबरों के पीछे। रोज रात 9 बजे एक नई कहानी लेकर हम आपके सामने हाजिर होते हैं। अपराध की दुनिया की कई कही अनकही कहानियों में से एक कहानी हम आपके साथ साझा करते हैं। तो आज आपको हम ले चलेंगे धनबाद, जो अब झारखंड में है, लेकिन कहानी सुनाएंगे साल 2000 की। तब बिहार में ही था और धनबाद में एक बड़ी वारदात हुई थी। एक एमएलए का मर्डर हो गया था और एक ऐसे एमएलए जो आम आदमी के विधायक माने जाते थे, जो माफिया से लड़ रहे थे। उनके अपने भी दुश्मन कई बने बैठे थे और इनका नाम था गुरुदास चटर्जी। ये मार्क्सवादी समन्वय समिति के विधायक थे, निरसा से जीते हुए थे। 1995 में भी जीते थे, 2000 में भी जीते थे और 14 अप्रैल 2000 को इनकी हत्या तब कर दी गई थी जब ये मोटरसाइकिल से जा रहे थे। इनकी मोटरसाइकिल को चला रहा था अपूर्व राय, लेकिन अपूर्व राय बच गया था क्योंकि हत्यारों के निशाने पर सिर्फ और सिर्फ ये विधायक गुरुदास चटर्जी ही थे। तो गुरुदास चटर्जी की हत्या क्यों हुई थी? आपको पता है धनबाद की फिजा कैसी रही है। साल 2000 में या इसके पहले धनबाद किस रूप में विख्यात और कुख्यात था। तब धनबाद को लुटेरों की नगरी भी कहा जाता था। और ये गुरुदास चटर्जी, जिन्हें मैंने आम आदमी का विधायक कहा, मजदूरों के विधायक थे, माफिया के खिलाफ लड़ते विधायक थे। हालांकि कहने वाले कुछ लोगों ने यह भी कहा था कि विधायक बनने के बाद कुछ माफिया तत्वों के साथ इनका भी संबंध हो गया था, लेकिन इसका खंडन भी किया जा रहा था। तो ये गुरुदास चटर्जी कौन थे, पहले इस बात को समझिए। तो देखिए, ये जो गुरुदास चटर्जी थे, इनका जन्म पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में एक गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ था। पढ़ाई इन्होंने इंटरमीडिएट तक की थी, आईकॉम किया था और फिर मजदूरों के नेता ए.के. रॉय के साथ हो लिए थे। पहले इन्होंने ईसीएल में नौकरी की थी और जब ए.के. रॉय के साथ हो गए तो ये मजदूरों के नेता बन गए, निरसा के पर्याय बन गए, निरसा की पहचान बन गए और निरसा, धनबाद, ये सभी कोयला के इलाके, काजल की कोठरी। तो विधायक बनने की कहानी भी आपको हम बताते हैं। पहले निरसा से एमएलए हुआ करते थे कृपा शंकर चटर्जी, एमसीसी के, लेकिन बाद में वो एक कांग्रेस में चले गए थे। और जब 1995 में चुनाव हुआ तो पहली बार गुरुदास चटर्जी विधायक बने। 2000 में फिर जीते और 2000 में लड़ाई बहुत तगड़ी हुई थी। करीब 1000 मतों के अंतर से ही चुनाव जीते थे। इनके खिलाफ कई माफिया शक्तियां चुनाव मैदान में सक्रिय थी और जो इनकी पॉलिटिकल प्रतिद्वंदिता थी वो कृपा शंकर चटर्जी के साथ, इसके अलावा फॉरवर्ड ब्लॉक के सुशांतो सेन गुप्ता के साथ। तो ये सब चल ही रहा था। इस बीच इनकी पहचान, इनकी ख्याति बढ़ती जा रही थी। लोग कहने वाले तमाम तरीके की बात करते थे, लेकिन जब हत्या हुई तो इनके दुश्मनों की खोज की जाने लगी, उन राजनेताओं की खोज की जाने लगी जो गुरुदास चटर्जी की पहचान से घबराए हुए थे। माफिया सरगना की तलाश की जाने लगी और जो क्षेत्र से संबंधित इंडस्ट्रीज थे, कोल इंडस्ट्रीज थी, उनके अधिकारी। फिर आपको पता है कि जब भी माफिया तत्व सक्रिय होता है, और धनबाद के बारे में ऐसे भी कुख्याति है कि बिना पुलिस और प्रशासन के लुटेरों की फौज वहां नहीं खड़ी हुई थी। आप इतिहास सुखदेव सिंह से देखें या उसके पहले बीपी सिन्हा से देखें। फिर यह बात भी सामने आई थी कि इनकी अपनी पार्टी मार्क्सवादी समन्वय समिति के कई नेता भी इनसे खार खाए बैठे हुए थे। और जो बात हमने कही, जो आरोप लगा कि कुछ माफिया तत्वों को इन्होंने भी संरक्षण देना शुरू किया था, एक गुलफाम का नाम आया। हालांकि जो पूर्व एमपी थे ए.के. राय, वो इस बात का खंडन कर रहे थे कि देखिए, गुरुदास चटर्जी का संबंध किसी माफिया तत्व से नहीं हो सकता है, और यदि वे माफिया तत्व से संबंध रखते तो अपनी जिंदगी के प्रति निश्चिंतता नहीं रखते। ईमानदार थे, उन्हें किसी से निजी खुन्नस नहीं थी, इसलिए उन्होंने सुरक्षा गार्ड भी कभी नहीं रखा था, कभी प्रशासन से मांगा ही नहीं। विधायक थे
सुरक्षा गार्ड तो मिलता ही, लेकिन सुरक्षा गार्ड की जरूरत कभी गुरुदास चटर्जी ने अपने जीवन काल में महसूस नहीं की थी। वे आम आदमी की तरह चलते थे। और 14 अप्रैल 2000 को भी जब उनकी हत्या हुई, थाना से बहुत दूर नहीं, तब भी वे मोटरसाइकिल की सवारी कर रहे थे। अपूर्व राय मोटरसाइकिल चला रहा था और ये पीछे बैठे थे। अपूर्व राय कैसे बच गया, इसकी कहानी अलग है, पुलिस की थ्योरी अलग है, जो दुश्मन थे उनकी कहानी अलग है। तो देखिए, धनबाद में जो जिसे लुटेरों की नगरी कहा जाता था, तब बहुत सारे जो माफिया सरगना थे वो धनबाद जेल के भीतर बंद थे। और जो भीतर बंद थे, यदि उनके हम नाम लें, जो रिमोट कंट्रोल से धनबाद को अपने नियंत्रण में रखे हुए थे, उनमें रामाधीन सिंह थे, राजीव रंजन सिंह थे, मैनेजर राय था, हरिशंकर यादव थे, नर्मदेश्वर सिंह था। वो नर्मदेश्वर सिंह जिसकी संलिप्तता सीधे तौर पर गुरुदास चटर्जी हत्याकांड में सामने आई थी। इसके अलावा गुलफाम, वो गुलफाम जिसके बारे में कहा गया कि जिसे गुरुदास चटर्जी का समर्थन प्राप्त था। तो ये सभी के सभी जेल में बंद थे और वहीं से रिमोट कंट्रोल से धनबाद को चला रहे थे। जो रामाधीन सिंह थे, उनके बारे में कहा जाता था कि उत्तर प्रदेश के माफिया डॉन ब्रजेश सिंह से बहुत करीबी रिश्ता था और ब्रजेश सिंह मौके मौके पर रामाधीन सिंह से मिलने को आया करता था। ठीक इसी प्रकार से हरिशंकर यादव जो जेल में बंद थे, उनका भी संबंध एक बीजेपी के कद्दावर नेता से माना जाता था। ठीक इसी प्रकार से मैनेजर राय, एक और माफिया जिसका संबंध फॉरवर्ड ब्लॉक की सुशांतो सेन गुप्ता, जो इनके दुश्मन थे गुरुदास चटर्जी के, उनसे माना जाता था। और देखिए, यदि आप धनबाद के अंडरवर्ल्ड को या फिर धनबाद में लुटेरों का जो साम्राज्य था उसको समझना चाहते हैं, तो इस घटनाक्रम के पहले, मतलब इस मर्डर के पहले या धनबाद की जो हिस्ट्री थी उसे समझना चाहते हैं, तो आपको हम ये बताते हैं कि देखिए, ये लोग जो जेल में बंद थे, उसके पहले धनबाद में डॉन माने जाते थे सुरेश सिंह। लेकिन सुरेश सिंह के रिश्तेदार सकलदेव सिंह और विनोद सिंह की हत्या हो गई थी 14 अप्रैल 2000 की तारीख तक। सकलदेव सिंह की हत्या में आपको यह भी पता है कि श्री प्रकाश शुक्ला का नाम आया था, उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े गैंगस्टर का। और कहा जाता है कि श्री प्रकाश शुक्ला सकलदेव सिंह की हत्या करने ही रांची आने वाला था, तभी गाजियाबाद में उसकी मुठभेड़ यूपी एसटीएफ के साथ हुई थी और वह ढेर कर दिया गया था। तब तो सकलदेव सिंह बच गए थे, लेकिन बाद में उनकी हत्या हुई ही। अब किसने की किसने नहीं की, यह अलग बात है। तो सुरेश सिंह के पहले की भी हम बात कर लें। वैसे जब सकलदेव सिंह और राजीव सिंह दोनों मारे गए, तो धनबाद के अंडरवर्ल्ड के भीतर, धनबाद में जो कोयला नगरी है उसके भीतर जो चर्चाएं हुई और जो आरोप लगा, वह रामाधीन सिंह एवं राजीव रंजन सिंह पर ही लगा। यदि हम सुरेश सिंह के पहले की बात करें, तो संजय सिंह और मनोहर सिंह ठीक इसी प्रकार से धनबाद के माफिया डॉन थे और इनका संबंध सूर्यदेव सिंह के साथ था, करीब का संबंध था, जो अपने ज़माने के सबसे बड़े माफिया डॉन थे, जिनके खिलाफ भागवत आजाद ने एक लंबा अभियान शुरू किया था जब वे मुख्यमंत्री बने थे। धनबाद को कोयला तस्करों से, धनबाद को कोयला माफियाओं से मुक्ति दिलाने का वो अभियान था। खैर, तो हम बात करते हैं इस हत्याकांड की, गुरुदास चटर्जी हत्याकांड की। तो देखिए, गुरुदास चटर्जी हत्याकांड की जब तफ्तीश शुरू हुई, तब धनबाद में एसपी थे अनिल पाल्टा, बहुत ही तेज तर्रार एसपी। अनिल पाल्टा बाद में सीबीआई में भी गए, अब डीजी रैंक के प्राधिकारी हैं। और अनिल पाल्टा ने जिस तरीके से इस केस को क्रैक किया, वह बहुत कुछ चौंकाने वाला था। देखिए, अनिल पाल्टा ने जब केस क्रैक किया तो मालूम यह हुआ कि इस हत्याकांड के पीछे साफ तौर पर नर्मदेश्वर सिंह, जिसे चोरा मास्टर भी कहा जाता था, वह शामिल था और पूरी प्लानिंग जेल के भीतर से उसने ही की थी। अब नर्मदेश्वर सिंह ने प्लानिंग क्यों की? तो देखिए, नर्मदेश्वर सिंह के बारे में खबर यह थी कि नर्मदेश्वर सिंह पहले कृपा शंकर चटर्जी के साथ निरसा में सक्रिय था और जो कृपा शंकर चटर्जी का जो इलेक्शन था, कृपा शंकर चटर्जी बना गुरुदास चटर्जी, उसमें यह कृपा शंकर चटर्जी को साथ देता था
और जब गुरदास चटर्जी चुनाव जीते निरसा से तो उन्होंने नर्मदेश्वर सिंह उर्फ चोरा मास्टर को अपना निशाना बनाया, क्योंकि यह कोयला चोरी के धंधे में शामिल था। तो इस निशाने से यह नर्मदेश्वर सिंह बौखला गया था और उसे लगा था कि नहीं, अब गुरदास चटर्जी को अपने रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। हालांकि जो और कई दुश्मन थे गुरदास चटर्जी के चुनाव के वक्त, वे 1995 और 2000 में गुरदास चटर्जी के लगातार जीतने के बाद उनके करीब चले जा रहे थे ताकि उन्हें कोई परेशानी न हो। खैर, तो कहानी जो हत्या की तात्कालिक वजह बनी और जो पुलिस का निष्कर्ष था कि गुरदास चटर्जी ने नर्मदेश्वर सिंह को पिछले दिनों सीधे तौर पर टारगेट किया था। और टारगेट किस रूप में किया यह आपको हम बताते हैं। जो खबर आई, जो पुलिस का दावा रहा, जो अनिल पाल्टा ने बताया कि यह नर्मदेश्वर सिंह ने एक पेट्रोल पंप को कब्जा कर रखा था अवैध रूप से, इलीगल तरीके से। तो गुरदास चटर्जी ने इस पेट्रोल पंप को नर्मदेश्वर सिंह से मुक्त कराने को लड़ाई छेड़ी थी और दबाव इतना बनाया था, इतना हंगामा हुआ था कि नर्मदेश्वर सिंह उर्फ चोरा मास्टर को इस पेट्रोल पंप से अपने को हटाना पड़ा था। और फिर इस पेट्रोल पंप के जो कानूनी मालिक बताए जाते थे रामलाल किस्कू, उसे गुरदास चटर्जी ने इस पेट्रोल पंप को हवाले कर दिया था। मतलब यह पेट्रोल पंप अब नर्मदेश्वर सिंह के अवैध कब्जे से मुक्त होकर असली मालिक रामलाल किस्कू के कब्जे में चला गया था। तो यह जो घटना थी, इसके बाद आप समझ सकते हैं कि अदावत और बगावत बहुत तेज बढ़ गई थी। फिर जो पुलिस ने कहानी बताई, जो इस पर कई लोगों का संदेह भी था, लेकिन और कई सवाल भी थे। एक सवाल तो बड़ा यह भी था कि जब अपराधियों ने गोली चलाई तो सिर्फ गुरदास चटर्जी ही क्यों मारे गए, जो अपूर्व राय जो मोटरसाइकिल चला रहा था वह क्यों नहीं मारा गया। खैर, तो पुलिस की थ्योरी यह थी कि जब नर्मदेश्वर सिंह जेल चले गए तो उनके बेटे शिवशंकर सिंह ने पूरा कांड प्लान किया। वैसे एक चौंकाने वाली जानकारी अनिल पाल्टा ने यह भी दी थी कि गुरदास चटर्जी का एक दूसरे कोयला माफिया जो जेल में ही था, गुलफाम, उससे संबंध था। हालांकि एकेराई से इनकार कर रहे थे। अनिल पाल्टा का लेकिन कहना था कि जब गुलफाम को पुलिस ने गिरफ्तार किया था तो उसे छुड़ाने को गुरदास चटर्जी विधायक होने के कारण, विधायक होने की हैसियत से निरसा थाना चले गए थे और नहीं छोड़े जाने पर तत्कालीन थानेदार से उनकी झड़प हुई थी, तीखी बहस हुई थी। तो यह एक थ्योरी थी कि जिसमें यह बताया जा रहा था कि इनके संबंध भी कई माफिया तत्वों से रहे हैं। और अनिल पाल्टा का यह भी कहना था कि जो बहस हुई थी, जो छुड़ाने की कोशिश हुई थी, जो पैरवी हुई थी, उससे संबंधित बातों को थाने की स्टेशन डायरी में दर्ज किया गया था। खैर, तो पुलिस ने अपनी थ्योरी में जो हत्याकांड को क्रैक करने का दावा किया, उसमें नर्मदेश्वर सिंह जो जेल में बंद था, उनके 14 साल के एक घरेलू नौकर नंदू यादव के बयान को आधार बनाया गया। नंदू यादव का बयान जो है कोर्ट में धारा 164 के तहत, जिसे कानूनी मान्यता प्राप्त होती है, दर्ज भी कराया गया था। तो ये जो नंदू यादव है, जो नौकर था नर्मदेश्वर सिंह का, जेल में बंद नर्मदेश्वर सिंह का, उसका यह कहना था कि नर्मदेश्वर सिंह के बेटे शिवशंकर सिंह, विजय सिंह, जयशंकर सिंह और भतीजा परमजीत सिंह और उमेश सिंह ने पूरी घटना को अंजाम देने का प्लान तैयार किया। इसके लिए मीटिंग हुई और यह मीटिंग रामनवमी के दिन हुई थी, बहुत दिन पहले नहीं, 14 अप्रैल 2002 की तारीख है, बारात की तारीख। तो रामनवमी के दिन बैठक हुई और इस बैठक में शिवशंकर सिंह ने और उमेश सिंह ने गुरदास चटर्जी के साथ हुई अपनी झड़प का ब्यौरा दिया और कहा कि अब इसे तो खत्म ही करना होगा, रास्ता से हटाना होगा, नहीं हटाएंगे तो यह हम लोगों के लिए सिरदर्द बनता जा रहा है। तो रामनवमी के दिन जो मर्डर प्लान को मीटिंग हुई, उस मीटिंग में उमेश सिंह, शिवशंकर सिंह, विजय सिंह और जावेद खां शामिल हुआ था। यह नंदू यादव नौकर का कोर्ट में दिया गया बयान था। तो फिर उमेश सिंह ने इसी मीटिंग में कहा कि मारना जरूरी है। तो अब हुआ कि मारेगा कौन?
तो तय बात यह हुई कि बहुत लोगों की जरूरत नहीं है। ये गुरुदास चटर्जी जो है सुरक्षा घेरे में नहीं चलते हैं, कोई गाड़ी में नहीं चलते हैं, पैदल चलते हैं, मोटरसाइकिल से चलते हैं, बस रैकी कर इन्हें मार देना है। तो रैकी किया जाने लगा और रैकी किए जाने के बाद कुछ मुखबिर तैनात किए गए जो मूवमेंट की जानकारी देने लगे। तो मूवमेंट की जानकारी के क्रम में ही यह जानकारी मिली कि 14 अप्रैल 2000 को इन्हें कहाँ जाना है। और फिर सिर्फ 2 लोग, जैसा इसका कहना था नंदू यादव का, कि शिवशंकर सिंह बेटा और उमेश सिंह भतीजा, ये दोनों गुरुदास चटर्जी को मारने को निकले थे। शिवशंकर सिंह जो बेटा था नर्मदेश्वर सिंह का, वह मोटरसाइकिल चला रहा था और उमेश सिंह पीछे बैठा था। जैसे ही दूसरी मोटरसाइकिल जिस पर गुरुदास चटर्जी विधायक पीछे बैठे थे और अपूर्व राय चला रहा था दिखाई पड़ी, तो उमेश सिंह ने, जिसने 9mm का पिस्टल रखा था, उसने पिस्टल निकाला और पिस्टल से गोलियां फायर करना शुरू कर दिया। चूंकि गुरुदास चटर्जी पीछे बैठे थे, उन्हें लगातार कई गोलियां लगी, वे गिर पड़े। मारना सिर्फ विधायक को ही था, तो वे ढेर हो गए। लेकिन पुलिस की इस थ्योरी पर बहुत लोगों ने सवाल पैदा किया। गुरुदास चटर्जी के परिवार वालों ने सवाल पैदा किया, पूर्व सांसद ए के राय ने सवाल पैदा किया और इस हत्याकांड ने धनबाद शहर में एक तपिश पैदा कर दी थी। हजारों की संख्या में लोग इस हत्याकांड का विरोध करने को सड़क पर उतर आए थे। जब गुरुदास चटर्जी की शव यात्रा निकली थी तो बड़ी संख्या में लोग रो रहे थे। मजदूरों के बीच एक बेबसी झलक रही थी कि अब उनकी आवाज को कौन उठाएगा, क्योंकि गुरुदास चटर्जी इतने पॉपुलर थे ही। खैर, तो ये कहानी चलती रही। गुरुदास चटर्जी का खात्मा हो गया। तब बिहार और झारखंड एक ही था, लालू यादव की सरकार थी, आपको पता है। और पुलिस ने पूरे हत्याकांड को इस तरीके से उद्भेदित कर कि जेल में बंद शिवशंकर सिंह ने प्लान किया। और फिर इस मामले में जो FIR दर्ज हुई उसमें नर्मदेश्वर सिंह उर्फ चोरा मास्टर, नूरे मास्टर, फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता सुशांत सेन गुप्ता को भी अभियुक्त बनाया गया था। बाद में जो और नाम जुड़ते गए, बेटे का, भतीजे का, वे सभी अभियुक्त बनते चले गए। तो ये गुरुदास चटर्जी की हत्या की कहानी थी। मुझे लगा कि बिहार की बहुत कहानियां सुनाते रहे हैं हम, तब बिहार एक ही था, झारखंड अलग नहीं था, तो आज धनबाद की एक कहानी सुनाए। तो मुझे विश्वास है कि इस कहानी को आप समझे होंगे, धनबाद की फिजा को समझे होंगे। तो आज के लिए इतना ही। चलते चलते यदि अब तक आपने हमारी यूट्यूब चैनल खबरों के पीछे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा। एक और अनुरोध कि यदि आप मुझसे कोई कहानी सुनना चाहते हैं, मुझे कोई कहानी बताना चाहते हैं या कोई भूल सुधार चाहते हैं तो आप हमें gyaneshwarlive@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। संक्षिप्त में जानकारी लिखें। यदि किसी कहानी विशेष को सुनाने के लिए कह रहे हैं तो उस घटना की तारीख और साल आपको पता है तो जरूर मेंशन करें। मुझे अपनी डायरी के पन्नों को पलटने में आसानी होगी, रिसर्च टीम को कहने में भी सहूलियत होगी। आप अपना नंबर भी लिखकर भेज सकते हैं। ध्यान रखिएगा, हमारे लिए आपकी पहचान को गोपनीय रखना सर्वोच्च प्राथमिकता होती है। हम तब तक आपकी पहचान को सार्वजनिक नहीं करते हैं जब तक आपसे अनुमति प्राप्त नहीं कर लें। तो देखते रहिए, कल हम एक नई कहानी लेकर फिर हाजिर होंगे रात 9 बजे। तो आज इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।